शराबबंदी आंदोलन की अपनी सीमाएं थीं और पूरी सफलता इसमें संभव नहीं थी, लेकिन इससे कार्यकर्ताओं का स्थानीय जनशक्ति पर विश्वास बढ़ा और इसी क्रम में सक्रियता और समर्पित सामाजिक कर्म के कुछ द्वीप स्थानीय समाज को अपने आसपास नजर आने लगे। इस आंदोलन में महिलाओं की हिस्सेदारी ने यह उजागर किया कि उत्तराखंड के आगामी आंदोलनों में इसका प्रभाव क्या होगा। महिलाओं की हिस्सेदारी इन आंदोलनों को गरिमा और गहराई दोनों देगी। बाद के दशकों और आंदोलनों में महिलाओं ने न सिर्फ अपने अनुपस्थित पिताओं, भाइयों और पतियों या बेटों की ओर से भी लड़ना सीखा, बल्कि उत्तराखंड आंदोलन के समय अधिकतम अपमान सहा और शहादत दी। मित्रों, ये जो पैराग्राफ मैं पढ़ रहा था या हिंदी पट्टी के सर्वाधिक आदरणीय और प्रामाणिक इतिहासकारों में माने जाने वाले शेखर पाठक की किताब हरी भरी उम्मीद से पढ़ रहा था और इसका उपशीर्षक है चिपको आंदोलन और अन्य जंगलात प्रतिरोधों की परंपरा। किताब तो चिपको आंदोलन पर है, लेकिन जो मैं पढ़ रहा था वह शराबबंदी पर थी, एक परिच्छेद था। तो इस किताब को पढ़ते हुए आप पाते हैं कि शेखर पाठक ने इस किताब में किस तरीके से 20वीं शताब्दी के पूरे इतिहास को दर्ज किया है और हिमालय की तलहटी में भारत का समाज, भारत का इतिहास कैसे बन बिगड़ रहा था और उससे वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसे प्रभावित हो रही थी। आप सब जानते हैं कि जब उपनिवेशवाद भारत में आया तो उसने कैसे यहाँ के जर्रे जर्रे को, चप्पे चप्पे को अपने कब्जेदारी में करने की कोशिश की, उसके लिए कानून बनाए और लोगों को अपना ताबेदार बना लिया और लोग वैसे ही सोचने लगे जैसा उपनिवेश चाहता था। और जब उन्होंने उससे कुछ अलग हटकर करने का प्रयास किया, अपनी खुद मुख्तारी के दावे किए, तो उनका उपनिवेश से संघर्ष होना स्वाभाविक था। 1920 से 1950 के बीच आप हिमालय की तलहटी में विभिन्न क्षेत्रों में इस तरीके के संघर्ष देख सकते हैं। 1950 के बाद भी यह जारी रहा और 70 के दशक के बाद पर्यावरणीय आंदोलनों की एक श्रृंखला सी चल पड़ती है और जिसका नेतृत्व चिपको आंदोलन ने किया। और आप सब जानते हैं कि इस चिपको पर बहुत शानदार काम रामचंद्र गुहा का रहा है। रामचंद्र गुहा ने जब अपनी किताब लिखी 1989 में द अनक्वाइट वुड्स, तो उसमें एक छोटे से फुटनोट में राम गुहा ने बताया कि एक शेखर पाठक हैं, वो चिपको आंदोलन का एक प्रामाणिक इतिहास लिख रहे हैं। कहाँ 1989 और कहाँ 2019, यानी लगभग 30 साल बाद वो किताब ये वाणी प्रकाशन से आई, हरी भरी उम्मीद। यह काम शेखर जी ने शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में फेलो रहते हुए करने का वादा किया था भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान से, लेकिन यह अपने में एक अनूठी किताब है कि उनकी फेलोशिप 1998 में समाप्त हो गई और चिपको आंदोलन और उसकी जो परंपरा है वो चलती रही और शेखर उसको लगातार दर्ज करते रहे, लोगों के विवरणों को शामिल करते रहे, उसकी पड़ताल करते रहे और लिखते रहे और वह किताब 2019 में आई। उस किताब का एक अंग्रेजी अनुवाद 2021 में परमानेंट ब्लैक से आया, ये द चिपको मूवमेंट, ये वाली। तो इसमें राम गुहा की एक छोटी सी भूमिका है। इसमें न केवल चिपको आंदोलन के बारे में बताते हैं बल्कि इतिहासकार शेखर पाठक के भी बारे में बताते हैं कि कैसे उत्तराखंड में रहते हुए एक विशिष्ट किस्म के इतिहासकार के रूप में उनका निर्माण हुआ और कैसे शेखर पाठक का हिमालय और उसके जीवन से किस तरीके से एंगेजमेंट रहा है, वह इस किताब में राम गुहा बताते हैं। हम लौटते हैं सीधे सीधे इस पर, हरी भरी उम्मीद पर। यह किताब दो दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो इतिहासकार के शिल्प के नाते, एक इतिहासकार कम से कम 3 चीज़ों के लिए ज़रूर जाना जाता है कि उसने कितने नए किस्म के स्रोत खोजे हैं जो पहले से किसी इतिहासकार की नज़र में नहीं आए थे।
उन स्रोतों से उसकी व्याख्या कहाँ किस तरीके से निकली है, और जो एक विषय के रूप में इतिहास या ज्ञान के जो अन्य अनुशासन है उसमें वह हस्तक्षेप कैसे करता है, और इसी आधार पर किसी इतिहासकार का निर्णय आगे के विद्वान करते हैं कि वह कितना प्रभावी इतिहासकार रहा, कितना प्रामाणिक इतिहासकार रहा है। तो इस आधार पर यह किताब बहुत ही शानदार किताब है। शेखर दस्तावेज़ों की एक नई श्रृंखला आपके सामने लाते हैं, और औपनिवेशिक अभिलेख हैं, रिकॉर्ड्स हैं, रिपोर्ट हैं अधिकारियों के, अंग्रेज अधिकारियों और भारतीय अधिकारियों की, फिर लगभग 30 साल का एक बहुत ही इंगेजिंग, एक बहुत ही गहन फील्ड वर्क है, और जो इसमें टेक्स्ट और मानवीय अनुभव के बीच की जो खाई है उसको पाट देता है। इसको पढ़ते हुए आपको बार बार लगता है कि यह एक समाजशास्त्र की किताब है या इतिहास की किताब है। शेखर समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, इस सब की जो बनी बनाई चौहद्दियाँ हैं उसको बिल्कुल तोड़ देते हैं, और आपको उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर चिपको आंदोलन विकसित हुआ, जहाँ पर चिपको आंदोलन घट रहा है और उसमें आगे परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये किताब उस सब से दो चार आपको करती। किताब 2019 में प्रकाशित हुई थी, और मैं इसके बारे में फरवरी 2022 में बता रहा हूँ। इसका एक तात्कालिक कारण यह भी है कि अभी कुछ दिन पहले रवि चोपड़ा हैं, एक उत्तराखंड के बहुत ही सम्मानित पर्यावरणविद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया एक उच्च स्तरीय समिति से। समिति इस बात के लिए बनाई गई थी कि वह जांच करे कि जो 4 धाम परियोजना के तहत हिमालय में सड़कों को बनाया जाना है, उनको चौड़ा किया जाना है, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उसकी उपादेयता क्या है। तो उसमें रवि चोपड़ा जी ने कहा कि सड़कें कम चौड़ी होनी चाहिए और उस पर ये कंडीशन लागू की जानी चाहिए। तो उसका ठेकेदारों ने और जो कार्यदायी संस्था जिन्हें कहते हैं उन लोगों ने विरोध किया। सरकार ने भी कहा कि इससे मामला बन नहीं पाएगा। तो अभी निर्णय आया दिसंबर 2021 में कि नहीं, सड़कें चौड़ी की जा सकती हैं, आगे बढ़ाई जा सकती हैं। तो रवि चोपड़ा ने उससे इस्तीफा दे दिया और उन्होंने एक मार्मिक पत्र लिखा, एक रिजिग्नेशन लेटर लिखा और कहा कि यह जो सब कुछ हो रहा है इससे मानवीय जीवन ख़त्म होता है, ध्वस्त होता है। हर एक मानवीय जीवन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2013 की जो आपदा आई थी उसकी जो अगर पृष्ठभूमि आप जब समझेंगे तो उसमें ये सब लोगों ने ये बात स्वीकारी है कि जो हिमालयी संपदा है, वन है, पर्वत पहाड़ हैं, उनका अतिदोहन किया गया और उसके कारण यह दिक्कत आई। तो ये अतिदोहन की जो परंपरा है और जो आदत बन गई है पोस्ट कॉलोनियल इंडियन स्टेट की, वह कैसे 70 के दशक में उत्तराखंड में लोगों के जीवन को तबाह कर रही थी, और उससे बचने के लिए उसका प्रतिरोध करने के लिए उत्तराखंड की महिलाओं ने, बाद में पुरुषों ने, युवकों ने, लड़कों ने, अध्यापकों ने, पत्रकारों ने, सबने एक सामूहिक लड़ाई लड़ी अलग अलग जगह पर, कभी कभी साथ साथ रहते हुए। और वो उस आंदोलन के स्वरूप को लेकर, उस आंदोलन की रणनीति को लेकर कुछ साझी समझदारियाँ भी विकसित हुई, कुछ असहमतियाँ विकसित हुई। विशेषकर उसमें इकोलॉजी का मामला कितना है, पारिस्थितिकी का मामला कितना है, पर्यावरण का मामला कितना है, उससे लोगों का जीवन कैसे जुड़ा हुआ है। और जैसा सभी आंदोलनों के साथ होता है कि फोटोबाजी के दौर चलने लगते हैं, प्रेस और दुनिया भर की चीज़ें आने लगती हैं, इस आंदोलन के साथ भी हुआ। उसकी विसंगतियाँ क्या रहीं, इस सब को शेखर बहुत ही बखूबी से आपके सामने रखते हैं। तो इस सब को ठीक से जानने के लिए मुझे लगता है कि ये किताब पढ़ी जानी चाहिए और बार बार पढ़ी जानी चाहिए। और आप देखिए कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पारिस्थितिक संकट बहुत ज़्यादा गहराते जा रहे हैं, और भूस्खलन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और दुनिया भर की दिक्कतें हो रही हैं। और जो वनावरण है वो छिंचता जा रहा है। जो पर्यावरणविद हैं वो कह रहे हैं इसको आप रोकिए।
अब तो एक नए किस्म का समाज विज्ञान आने लगा है। एंथ्रोपोशीन की का विचार सामने आया है, जो यह बताता है कि पृथ्वी पर किस तरीके से मानव ने तकनीक के द्वारा, विज्ञान के द्वारा हस्तक्षेप किया है, और कुछ ज़्यादा शक्तिशाली लोगों ने कुछ कम शक्तिशाली लोगों के जीवन को तबाह करने में किस तरीके की भूमिका अदा की है, और भविष्य में वह क्या करने जा रहे हैं। इससे हमारी जो चौहद्दी है, जिसमें हम सांस लेते हैं, हम रहते हैं, वह कैसे प्रभावित होने वाला है। तो इसको जानने के लिए भी हिमालय पर्वत एक आपके लिए खिड़की उपलब्ध कराता है, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर मैं आपसे कहूँगा कि ये किताब ज़रूर पढ़ें। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात एक पाठ की टिप्पणी के रूप में समाप्त कर दी है। इसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, कितने अध्याय हैं, ये सब बातें बहुत ही सामान्य बातें हैं। जब आप किताब देखेंगे या देखे होंगे तो आपको समझ में आया ही होगा या आएगा, और उसके बारे में बताना किताब का आकर्षण कम करना होगा। धन्यवाद।